हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं एक और अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जिसमें हम यूके पीएससी लोअर पीसीएस का प्री एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम पेपर दोस्तों आपका दिसंबर 2021 का है और जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो भी अभ्यर्थी हैं या जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री वैयक्तिक सहायक अनिश्चित सहायक से संबंधित जिन्होंने भी एग्ज़ाम अप्लाई कर रखे हैं या उत्तराखंड पुलिस से संबंधित, तो उन सभी अभ्यर्थियों के दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपको इसी प्रकार की क्लासेस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो भारत की जो जनगणना हुई थी 2011 में दोस्तों, उसके अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये है 940। कितनी है दोस्तों? 940, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा जोड़ा नहीं है सही? तो पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। कुमाऊं हिमालय यमुना और काली नदियों के मध्य है। इसके अलावा नेपाल हिमालय रावी और तीस्ता नदी के मध्य, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है दोस्तों ये। उसके अलावा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य जो है असम हिमालय स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है दोस्तों। बाकी अन्य सभी ऑप्शन इसके सही हैं। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है दोस्तों, और जो यमुना और काली नदियों के मध्य जो है कुमाऊं हिमालय है। उसके अलावा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य दोस्तों असम हिमालय स्थित है। पढ़ते हैं दोस्तों अन्य क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित दर्रों में पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर इनको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित किया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले किस दर्रे का नाम आएगा दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर करने के लिए? तो सबसे पहले दोस्तों इसमें से जो आएगा वो आएगा आपका जोजिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जोजिला दर्रा है। उसके बाद आता है दोस्तों सिपकिला दर्रा आता है। ठीक है, उसके बाद मोलिंगला दर्रा आता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा दर्रा? मोलिंगला दर्रा। उसके अलावा फिर आता है बोमडीला दर्रा आता है दोस्तों। इसके अलावा जेलेला दर्रा इसके बाद आता है। तो दोस्तों हम बात करें सबसे पहले जोजिला दर्रा, फिर सिपकिला दर्रा, फिर मोलिंगला दर्रा, फिर बोमडीला दर्रा और फिर जेलेपला दर्रा। तो ये पांचों जो दर्रे हैं दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व की ओर बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार सबसे पहले जोजिला होगा, फिर सिपकिला होगा, फिर उसका मोलिंगला होगा, फिर बोमडिला होगा, फिर जेलेपला दर्रा होगा। ठीक है दोस्तों, और इधर होता है दोस्तों पूर्व। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। तो इनमें से कौन सी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? तो ऑप्शन है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, अरमा और कोंडा या कुमुर्थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अनाईमुड़ी जो है भारत के दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। क्या नाम है दोस्तों? अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? तो ऑप्शन है ए नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल या नंदाकोट। तो दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह है आपकी नंदा देवी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये दोस्तों आपका लोअर पीसीएस का प्री का पेपर है और 2021 में पेपर हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, दिसंबर 2021 का पेपर है, इसलिए बिना देरी किए आप पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राज्य जो जिले दिए गए हैं पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। तो दोस्तों इसमें से कौन से जिले का क्षेत्रफल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर वह है बी सही है, यानी कि उत्तरकाशी दोस्तों
उत्तराखंड का जो है सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और इससे अगर हम बात करें, इससे बड़े की बात करें तो दोस्तों फिर चमोली इससे बड़ा है, बट यहाँ पर चमोली का नाम नहीं दिया गया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो दोस्तों अलकनंदा के साथ कौन सी नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो इसके ऑप्शन हैं भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी या धौलीगंगा। तो अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी नदी जो कर्णप्रयाग में मिलती है दोस्तों? कौन सी नदी है? वह है पिंडर नदी। तो कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा से पिंडर नदी आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट यानी कि HFT स्थित है। तो हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट जो है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है आपका गंगा, हिमालय एवं शिवालय के मध्य। तो गंगा, हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है दोस्तों हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। ठीक है, HFT। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। तो अगर हम जनसंख्या के हिसाब से आरोही क्रम में लिखें तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला सबसे पहले आएगा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला दोस्तों इसमें है रुद्रप्रयाग, और उसके बाद जो है इससे ज़्यादा जो जनसंख्या है दोस्तों वह है आपकी चंपावत में। ठीक है, और उससे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है दोस्तों इसमें? उससे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों बागेश्वर की है। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या इनमें है दोस्तों वह है उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, तो इन 4 जिलों में जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखना था। तो सबसे कम रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा दोस्तों, 3421। ठीक है, 3421 इसी में बन रहा है दोस्तों। तो 3421 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? तो 2001 से लेके 2011 तक जो है इस दशक के बीच उत्तराखंड में जो जनसंख्या वृद्धि रही थी दोस्तों, ये रही थी 19.17। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो 19.17% जो है जनसंख्या की वृद्धि रही थी 2001 से 2011 के दशक के बीच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है दोस्तों बताना है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या अल्मोड़ा। तो सामान्य सी बात है दोस्तों, कोई भी इसका आंसर बता देगा। तो देहरादून दोस्तों सबसे ज़्यादा नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, तो देहरादून इसमें सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना इनमें में से किस नदी पर स्थित है? तो जो दोस्तों माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी के तट पर स्थित नदी पर बनी हुई है? रिहंद, महानदी, बेतवा नदी या यमुना नदी। तो दोस्तों जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर बनी है? ये बनी है बेतवा नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? बेतवा नदी पर बनी है दोस्तों माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है दोस्तों। ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या ताप्ती। तो कौन सी नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है दोस्तों? यह है दोस्तों नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी जो दोस्तों उसके मुहाने पर एलियाबेट द्वीप बना हुआ है, एलियाबेट द्वीप स्थित है, और ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया दोस्तों। जौनसारी, थारू, बुक्सा या बैगा। तो दोस्तों सामान्य सी बात है, जौनसारी देहरादून में रहते हैं हमारे, और थारू जो है उधम सिंह नगर में है, बुक्सा भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये तीनों जनजातियाँ जो है उत्तराखंड के अंतर्गत हैं। बट जो बैगा जनजाति है दोस्तों ये उत्तराखंड की जनजाति
नहीं है, तो बैगा जनजाति जो है उत्तराखंड से संबंधित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो सर्वाधिक किस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा दोस्तों? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय, शैव और शाक्य संप्रदाय, नाग संप्रदाय या नाथ संप्रदाय। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो है शैव और शाक्त संप्रदाय से। शैव व शाक्त संप्रदाय दोस्तों, ठीक है। शैव और शाक्त संप्रदाय से उत्तराखंड के जनमानस सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो है गाथा लोक गाथा नहीं है दोस्तों? हारुल, जागर, या लाडी शाह या रमोला। तो दोस्तों इनमें से कौन सी लोक गाथा के रूप में नहीं जानी जाती है? तो वह है लाडी शाह, ये जो लोक गाथा नहीं है। जागर भी एक लोक गाथा है दोस्तों, इसमें पुराने कहानी सुनाकर जो है देवताओं को नचाया जाता है। और हारुल भी लोक गाथा है। और रमोला भी दोस्तों यहाँ पर जो है लोक गाथा के रूप में जानी जाती है। लेकिन लाडी शाह जो है दोस्तों ये लोक गाथा के रूप में नहीं जानी जाती। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य आयोजन होता है? तो हिल जात्रा जो है लोक नाट्य का आयोजन किस जनपद में होता है दोस्तों? ऑप्शन है उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ या बागेश्वर। तो दोस्तों जो लोक नाट्य हिल यात्रा है, हिल जात्रा जो है दोस्तों ये कहाँ होती है? ये होती है दोस्तों पिथौरागढ़ में। कहाँ होती है दोस्तों? पिथौरागढ़ में लोक नाट्य हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस लेवल में और प्रवक्ता स्क्रीनिंग में पूछे जाते हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। और जहां पर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों उसको नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर नहीं है उनको नोट्स बनाकर उनकी स्टडी अच्छे से कीजिए, जिससे आप एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो उत्तराखंड के अंदर कौन से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? उत्तर है अल्मोड़ा, चंपावत या नेतवाड़, उत्तरकाशी या श्रीनगर। तो दोस्तों जो दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है दोस्तों वो उत्तरकाशी में की जाती है। और उत्तरकाशी में भी कौन सी जगह दोस्तों? वह है नेतवाड़। नेतवाड़ नामक जो जगह है दोस्तों यहाँ पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रौद्योगिकी जातियों में नहीं की जाती है? तो दोस्तों जो हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियां हैं उन प्राग ऐतिहासिक जातियों में किनकी गणना नहीं की जाती है? तो गंधर्व, यक्ष, किन्नर या शक। तो दोस्तों इसमें जो शक हैं इनकी गणना जो है हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है। बाकी गंधर्व की जाती है, यक्ष और किन्नर, ये तीनों की तीनों दोस्तों हिमालय के प्राग ऐतिहासिक जातियों के अंतर्गत आते हैं। जबकि शक दोस्तों ये प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित नहीं हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश की राजधानी का पता चलता है? तो तालेश्वर ताम्रपत्रों में कौन से राजवंश की और राजधानी का पता चलता है दोस्तों? ऑप्शन है पवार वंश और राजधानी श्रीनगर, पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर, चंद वंश राजधानी अल्मोड़ा, कत्यूरी वंश राजधानी कार्तिकेयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो है ये इनकी राजधानी का भी क्लैरिफिकेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो दोस्तों जो है सही आंसर है। इसमें जो है तालेश्वर ताम्रपत्र के बारे में जो पता चलता है दोस्तों पौरव वंश और जिनकी राजधानी ब्रह्मपुर में रही है वो राजवंश और राजधानी का पता चलता है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों ये संबंधित है किससे? पौरव वंश और जिनकी राजधानी क्या रही थी? ब्रह्मपुर रही थी दोस्तों। चंद वंश की राजधानी दोस्तों अल्मोड़ा थी और पंवार वंश की राजधानी श्रीनगर। कत्यूरी राजवंश की जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर रही है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो रहे हैं, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनको सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। भारतीय सैन्य अकादमी भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये IMA दोस्तों ये है देहरादून में। IMA जो है देहरादून में है दोस्तों। इसके अलावा फूलों की घाटी की बात करें दोस्तों ये चमोली में है। इसके अलावा BHEL दोस्तों ये कहाँ है? तो BHEL दोस्तों आपका है हरिद्वार में, ठीक है, ये कंपनी है। और उसके अलावा जो पिंडारी ग्लेशियर है दोस्तों कहाँ है? बागेश्वर में, ठीक है दोस्तों। तो पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? बागेश्वर में है। तो इस प्रकार के मिलान के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
तो ये आपको ज़रूर तैयार कर लेने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मणों की उपजातियाँ दी गई हैं, तो कौन सी उपजातियाँ जो है स्थान के नाम पर आधारित नहीं हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर जोशी, छिमवाल, कपोली या सनवाल। तो दोस्तों ये जो है जोशी जो उपजाति है दोस्तों, ये स्थान के आधारित नहीं है। बाकी छिमवाल, कपोली और सनवाल दोस्तों ये तीनों के तीनों स्थान के नाम पर आधारित उपजातियों के नाम हैं। सन 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो कौन सा मुगल शहजादा था दोस्तों जिसने गढ़वाल में शरण ली थी 1658 ईस्वी में। ऑप्शन है दारा सिकोह, सुलेमान सिकोह या मुगल या नजावत खां। तो दोस्तों किसने जो है श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान सिकोह ने दोस्तों यहाँ पर जो है श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं। तो उत्तराखंड के कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन है पांडुकेश्वर, पलेठी, कालसी या तालेश्वर। तो दोस्तों जो प्राचीन शिलालेख मिले हैं दोस्तों उत्तराखंड में देहरादून के कालसी में मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये प्राचीन शिलालेख यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कुमाऊं राज्य में चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था। तो कुमाऊं राज्य के अंतर्गत जो चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। मोहन चंद्र, महेंद्र चंद्र, शिवचंद्र या प्रद्युम्न चंद्र। तो दोस्तों कुमाऊं राज्य के जो चंद्रवंश का अंतिम शासक था दोस्तों वो कौन थे। वो था महेंद्र चंद्र। कौन था दोस्तों। महेंद्र चंद्र दोस्तों कुमाऊं राज्य में चंद्रवंश का अंतिम शासक रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है गुंठ भूमि। गुंठ भूमि का क्या अर्थ है दोस्तों। तो गुंठ भूमि क्या होती है दोस्तों। गुंठ भूमि होती है मंदिर को प्रदत्त भूमि प्रशासनिक, यानी कि वो भूमि जो मंदिर के लिए दी जाती है तो उस भूमि को दोस्तों गुंठ भूमि नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, गुंठ भूमि का अर्थ क्या है दोस्तों। मंदिर को प्रदत्त भूमि जो प्रशासनिक तौर पर जो मंदिर के लिए बनाए जगह निर्धारित की जाती है उसको गुंठ भूमि कहा जाता है, यानी कि गुंठ भूमि उसको कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे दोस्तों। गार्डनर, एटकिंसन, शेखर पाठक या मौलाराम। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट नामक जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी दोस्तों। वो लिखी थी एटकिंसन ने। किसने लिखी थी दोस्तों। एटकिंसन ने दोस्तों लिख दी थी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट नामक पुस्तक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड शासन की वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो उत्तराखंड शासन के अंतर्गत जो वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना है दोस्तों वो किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ये है पर्यटन के क्षेत्र से। किससे संबंधित है। वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना दोस्तों ये किससे संबंधित है। ये है पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित है वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण जो 18-19 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद पर प्रति व्यक्ति आय 16-17 से में सर्वाधिक रही थी। तो दोस्तों 16-17 में जो सर्वाधिक आय रही थी वो रही थी हरिद्वार की। तो हरिद्वार में दोस्तों ये इस जनपद के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय जो है 2016-17 में सर्वाधिक रही थी। और ये सर्वे का हुआ था दोस्तों 2018-19 के सर्वे के अनुसार है। हरिद्वार सबसे इसमें टॉप में रहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर जनपद और स्थान और जनपद, तो खिरसू दोस्तों ये खिरसू दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो है खिरसू जो जगह है दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल का ही एक भाग है। उसके बाद औली दोस्तों ये चमोली में है। ये भी बिल्कुल सही है। कौसानी दोस्तों बिल्कुल गलत है। कौसानी दोस्तों आपका है अल्मोड़ा में। कहाँ है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा शीतला खेत दोस्तों कहाँ है। अल्मोड़ा में। तो ये दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य सभी सही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों अगर भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य का जो भारतीय राज्य में जो स्थान है
वो है दोस्तों 19वां स्थान। कौन सा स्थान है? 19वां स्थान। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जो आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पीसीएस प्री से संबंधित जो भी उत्तराखंड के अंदर जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान सभी प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश रखा गया है। तो हर प्रकार के क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसलिए जो सटीक क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ज़रूर रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर भी फोकस करना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसलिए लगातार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे द्वारा कराए गए हैं प्लेलिस्ट में, उनको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप प्रीवियस पेपरों में भी देखिएगा, उनमें भी क्वेश्चन वहाँ से आए हुए थे। तो इसलिए जो है ज़रूर इस ओर फोकस कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? तो उत्तराखंड राज्य में जो लिंगानुपात है दोस्तों वह है 963। ठीक है दोस्तों, 963 यहाँ पर लिंगानुपात है उत्तराखंड के अंतर्गत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, कर भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो दोस्तों वो कौन सा नेपाली राजा था जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश हो गया और केर भूमि हो गया और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था? तो ऑप्शन है अशोक चल्ल, क्रांचल देव और जितार मल्ल या अजय पाल। तो दोस्तों जो अशोक चल्ल था दोस्तों, ये अशोक चल्ल ने खसदेश, केर भूमि और दानव भूमि भूतल प्रदेश पर जो है यहाँ पर राज्य किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो अल्मोड़ा को आलमनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? सोमचंद्र, रुद्रचंद्र, बाज बहादुर चंद या बालो कल्याण चंद। तो दोस्तों आलमनगर की स्थापना जो की थी वो की थी बालो कल्याण चंद ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों ये अल्मोड़ा से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसमें अल्मोड़ा से संबंधित अल्मोड़ा की एक अलग से जो है पूरा टॉपिक अल्मोड़ा पर कराया जाएगा, तो जिसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और हमारे इस जो है प्लेलिस्ट में आपको सारे जिलों का पूरा विस्तारपूर्वक अध्ययन देखने को मिलेगा, जिसमें हम कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे और बहुत शॉर्ट में वीडियोस करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लेंगे। तो उनको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद कौन से हैं कि जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे न्यूनतम जनसंख्या रही? तो ऑप्शन है दोस्तों रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, देहरादून, चंपावत, नैनीताल और चमोली। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा अगर हम इन जिलों के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं वो हैं आपका हरिद्वार इनमें और रुद्रप्रयाग। ठीक है, हरिद्वार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और रुद्रप्रयाग दोस्तों इसमें सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पंतनगर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 17 नवंबर 1960 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो जब उत्तराखंड राज्य बना था दोस्तों उसके बाद सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था दोस्तों? विशेष स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति कब आई थी? ये आई थी 27 मार्च 2016। 2016 में उत्तराखंड में जब जो है सत्ता में उलटफेर हुआ था, तो इस स्थिति में जो है यहाँ पर 27 मार्च 2016 को दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये घटना जो है कभी कभी होती हैं और ऐसी घटनाओं को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो 27 मार्च 2016 से दोस्तों इसमें जो है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो कुमाऊं के कौन से कमिश्नर थे जिन्होंने पुलिस व्यवस्था के को छोड़कर जो है सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? कैप्टन यंग, सी ट्रेल या श्री फेजर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ये कार्य किया था ट्रेल ने। किसने किया था दोस्तों? ट्रेल ने दोस्तों ये कार्य किया था। इन्होंने जो है उत्तराखंड में कमिश्नर जो है ये कुमाऊं कमिश्नर थे और इन्होंने पुलिस की व्यवस्था के स्थान पर क्या लगाया था? इन्होंने जो है पटवारी व्यवस्था को लागू कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितना स्थान आरक्षण में आरक्षित रखे गए हैं? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं उनके लिए कितना स्थान आरक्षित है दोस्तों? ऑप्शन है 5, 9, 13, 17। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 13 स्थान जो है दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत ये जो है अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो 13 सीटें दोस्तों उत्तराखंड में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो 13 सीटों में आरक्षित श्रेणी के लोगों को ही जो है चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो 1840 में इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल का? तो ये था दोस्तों पौड़ी में। कहाँ था दोस्तों? पौड़ी में दोस्तों इसका मुख्यालय बनाया गया था ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में। तो दोस्तों इतना डीप स्टडी इसमें करनी है कि आपको इतने पुराने क्वेश्चन भी मिलेंगे और लेटेस्ट आपको करंट अफेयर्स भी स्टडी करनी है। तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन अपनी मजबूत रखें। अगर आपको एक हाई लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग हो, प्रवक्ता से संबंधित हो या पीसीएस से संबंधित हो, तो दोस्तों तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों जो पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री। तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है ये कार्य? ये कार्य किया जाता है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो वित्तीय स्थिति है उसका पुनर्विलोकन करते हैं और ये जो है इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 2018-19 में। 2018-19 में दोस्तों अटल न्यू चैलेंज इंडिया चैलेंज का जो है प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल या पौड़ी में। तो दोस्तों ग्रामीण और कृषि विकास समिति का जो गठन किया गया था, इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये की गई थी हल्द्वानी में। हल्द्वानी में दोस्तों ये जो है किया गया था ग्रामीण और कृषि विकास समिति का की स्थापना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो नैनीताल के अंतर्गत जो राजभवन की स्थापना की गई थी तो किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है 1857, 1897, 1887 या 1897। तो दोस्तों ये जो है नैनीताल में राजभवन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1897 में। 1897 में दोस्तों नैनीताल में राजभवन की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की जो विकास निगम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों कब की गई थी? 31 मार्च 1976 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 31 मार्च 1976 में दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो ये दोस्तों 31 मार्च 1976 में इनको किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है?
तो 2011 में जो जनगणना हुई थी दोस्तों, इसके अनुसार जो है उत्तराखंड के में जो है कुल जो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है दोस्तों, कितना प्रतिशत है? यह है दोस्तों 18.76%। कितना है? 18.76% जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, अभी 2011 की जनगणना के अनुसार। हालांकि अभी ये सारे आंकड़े चेंज हो गए हैं दोस्तों, बट ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था? तो टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा में। तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन था वो हुआ था चमोली में, क्योंकि यहाँ पर जो है पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं जो है पेड़ों पर चिपक गई थी, ठीक है, और उन्होंने पेड़ों को बचाने का प्रयास किया था, और ये जो है इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है ये। और ये चमोली के रेणी गांव से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। तो दोस्तों जो वन वाला क्षेत्रफल है वो कितना है उत्तराखंड राज्य में? तो ये है दोस्तों आपका 34,651 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो जो उत्तराखंड राज्य में जो वन वाला क्षेत्रफल है दोस्तों, ठीक है, तो वो क्या है? फॉरेस्ट रेंज जो है वो है 34,651 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में वन अंतर्गत क्षेत्रफल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झिरोली जो बागेश्वर में है और चांडक जो पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ दो जिलों के अंतर्गत कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट, जिप्सम या डोलोमाइट। तो दोस्तों उत्तराखंड के इन दो जिलों में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नेसाइट। क्या पाया जाता है? मैग्नेसाइट दोस्तों बागेश्वर में भी है और पिथौरागढ़ में भी है। इन दोनों में मैग्नेसाइट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मुख्य रूप से ये पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, संधव सगंध पादप केंद्र। पादप केंद्र शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों इसकी CAP, उत्तराखंड के में किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो PCS लेवल का जो पेपर है तो इसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों भगवानपुर, रुद्रपुर, काशीपुर या सेलाकुई। तो दोस्तों ये जो है सेलाकुई में स्थित है। सेलाकुई मतलब देहरादून के में स्थित है दोस्तों ये संधव पादप केंद्र, ठीक है दोस्तों, संधव पादप केंद्र, जिसको हम जो है तो दोस्तों सगंध पादप केंद्र जो है सगंध पादप केंद्र, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? ये है दोस्तों देहरादून के सेलाकुई में। कहाँ है दोस्तों? सेलाकुई में है दोस्तों, देहरादून के सगंध पादप केंद्र, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो दोस्तों 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें जो है उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता सबसे कम रही थी? तो ये हुआ था दोस्तों उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी के अंतर्गत दोस्तों सबसे कम महिला जो है साक्षरता पाई गई थी, ठीक है। बाकी अन्य जिलों में इनके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा थी, बट हालांकि देहरादून में सबसे अच्छी थी दोस्तों। तो यहाँ पर जो है उत्तरकाशी में सबसे न्यूनतम साक्षरता रही थी, वो भी महिलाओं की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIP प्रबंधित किया जाता है। तो दोस्तों जो हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट जो दोस्तों है वो ULIP ये किसके लिए प्रबंधित किया गया है दोस्तों? ये है दोस्तों उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा। तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में आजीविका सुधार प्रोजेक्ट जो है प्रबंधित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए तथ्यों का सूची 2 से मिलान में दिए गए स्थानों से मिलान कीजिए और साथ ही नीचे दिए कोड में सही उत्तर को बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात कही गई है, जैसे यहाँ पर अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है। तो दोस्तों अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अधिकतम क्षेत्रफल का जिला है तो वो है उत्तरकाशी। तो पहले का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है दोस्तों। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा आपका चंपावत, ठीक है।
उसके अलावा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला भी पूछा गया है दोस्तों। तो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ये है हरिद्वार। और उसके अलावा अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ये है देहरादून। ठीक है, तो एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे दोस्तों अच्छे तरीके से। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों उत्तरकाशी। ठीक है, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों चंपावत। इसके अलावा सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा? वह है आपका हरिद्वार। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका अधिकतम साक्षरता वाला जिला दोस्तों कौन सा होगा? वह है देहरादून। ठीक है दोस्तों, तो 4 के 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर मिल गए हैं। तो इसके आधार पर आप एग्जाम में कूट जो है ऑप्शन इसको टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी जिसको बोलते हैं दोस्तों, आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों चूंकि ये पेपर 2021 में हुआ है तो 2019-20 का इसमें डिटेल पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका कौन सा होगा दोस्तों? पशुपालन, वानिकी, लट्ठा बनाना, खनन, उत्खनन। तो ये इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बट यहाँ पर हमको इसको ज़्यादा स्टडी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इतना पुराना हमसे पूछा नहीं जाएगा। इस समय के करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित क्वेश्चन भी आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। और जो अभ्यर्थियों का ये टॉपिक छोटा है तो ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि ये टॉपिक भी पढ़ना है, क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना आरंभ की गई थी? तो दोस्तों किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2013, 14, 16 या 2016 में 2 तिथियां दी गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना जो दी गई थी ये जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्टिंग की गई थी। तो ये जो दिया गया था दोस्तों ये दी गई थी 15 अगस्त 2014 से। ठीक है दोस्तों, तो 2014 से दोस्तों ये जो है किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना जो है लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत किसानों को जो है प्रोत्साहन के तौर पे पेंशन दी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो दोस्तों जो स्टॉकहोम है इसमें प्रथम बार पर्यावरण संगोष्ठी जो प्रस्तावित की गई थी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन है 1968, 1972, 1980 या 1982। तो प्रथम बार जो पर्यावरण पर संगोष्ठी की गई थी दोस्तों की गई थी 1972 में। 1972 में दोस्तों सबसे पहले पर्यावरण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, यानी कि जो है 1972 में इसको प्रस्तावित किया गया था। स्टॉकहोम में किया गया था दोस्तों ये पर्यावरण पर संगोष्ठी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके। तो दोस्तों जो आइसोटोनिक घोल होते हैं उनमें क्या समान होते हैं ये पूछा गया है। वाष्प दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव या परासरण दाब। तो दोस्तों जो आइसोटोनिक घोल होते हैं उनमें परासरण दाब जो है समान रहता है। तो आइसोटोनिक घोल जो होते हैं उनमें परासरण दाब जो होता है ना दोस्तों वो इक्वल रहता है। ठीक है, बाकी वाष्प दाब बदल जाता है। श्यानता जो है इसमें शांता में कमी आ जाती है। इसके अलावा पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाता है। बट ये जो है दोस्तों इसमें परासरण दाब दोस्तों समान रहता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों इसमें साइंस के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्रिटिकल नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन सभी को कॉमनली आने चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आसमान जो नीला दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है दोस्तों? तो अपवर्तन नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल गलत है। परावर्तन भी नहीं होता, विवर्तन भी नहीं होता दोस्तों। ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों जो वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण होते हैं उनसे दोस्तों ये जो है प्रकीर्णन हो जाता है, और जिस कारण से हमको आसमान नीला दिखाई देता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रथम ट्रांसजेनिक व जंतु का क्या नाम है? तो पहले ट्रांसजेनिक जंतु का क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन है रवि, डॉली, गौरी या शारदा। तो दोस्तों जो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु है उसका नाम है दोस्तों क्या है? उसका नाम है डॉली। क्या है दोस्तों? तो डॉली दोस्तों प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों,
कॉमनली पूछा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो इनमें से कौन सा यौगिक जो है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड या हाइड्रोक्लोरिक या अम्ल या डाइक्लोरोमेथिन। तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों, ये दोस्तों जो है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसके अलावा और जो हैं एसिटाल्डिहाइड दोस्तों ये वाष्प बन के उड़ जाती है, मतलब ये एक प्रकार गैसियस फॉर्म में होती है। फॉर्मल्डिहाइड दोस्तों ये भी है, और डाइक्लोरोमीथेन दोस्तों ये भी एक गैसियस फॉर्म में रहती है। बट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दोस्तों ये हमारे पेट के अंदर जो है भोजन को पचाने में हेल्पफुल करती है। ठीक है, ये एक प्रकार का अम्ल होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, और ये दोस्तों हमारे पेट में गए हुए खाने को जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है यूनिक्स, लिनक्स, जावा या विंडोज़ 11। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो जावा नहीं है। जावा एक लैंग्वेज होती है दोस्तों, तो इसलिए जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हालांकि ये कंप्यूटर की सिस्टम लैंग्वेज है, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज़ 11 है, ये सारे ऑपरेट करने वाले एक प्रकार के आइकन या सिस्टम टाइप के होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायोड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों डायोड का उपयोग जो है किस में किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसको दिष्ट धारा में बदलने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों डायोड जो होते हैं आपके पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, यानी कि पी और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन और कोटर से मिलकर ये बनते हैं। तो इनके संयोजन से जो डायोड बनता है दोस्तों वो प्रत्यावर्ती धारा को क्या कर देता है, एक दिश धारा में बदलने का काम करता है, जिसको दिष्ट धारा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का जो सर्वोत्तम सूचक है दोस्तों कौन सा है? ये होता है दोस्तों सहवाग, यानी कि जिनको लाइकेंस बोलते हैं, सहवाग इनको बोला जाता है। तो दोस्तों ये लाइकेंस जो होते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का एक सर्वोत्तम सूचक होते हैं। ठीक है, इस पॉल्यूशन के जो है सूचना ये प्रदान करते हैं, सूचक के रूप में कार्य करते हैं। वो कौन होते हैं दोस्तों? लाइकेंस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। तो दोस्तों ये जो यूरिक एसिड होता है, ये यूरिक एसिड जो है अपशिष्ट जो है उत्सर्जित किया, किससे उत्सर्जित किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है दोस्तों पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा। तो पक्षी और छिपकली के द्वारा दोस्तों यूरिक एसिड जो है, यूरिक अम्ल ये जो है उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों जो इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्र है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, वो प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, किनके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा जो दोस्तों ये जो है इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र प्रकाशित प्रारंभ किया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी ही दोस्तों देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, यानी कि महात्मा गांधी ही हैं ये। तो इनका इनका जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। एक्चुअली जो है वहाँ क्या होता है कि दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और इनका नाम मोहनदास, तो इसलिए जो है मिला के मोहनदास करमचंद गांधी ये वहाँ की प्रथा रही है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों ये है पीसीएस का पेपर और लोअर पीसीएस का पेपर है। अब आप इसमें समझ सकते हैं शिक्षा से संबंधित भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे गए हैं। हालांकि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, किसी में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि हमारा प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पीसीएस प्री का पेपर जो है लगभग मैचिंग करता है। अगर हम उसमें शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों को थोड़ा देखें, उस दृष्टिकोण से देखा जाए थोड़ा प्रवक्ता में ज़्यादा आते हैं, अदरवाइज बाकी पेपर पूरा लगभग सेम आता है दोस्तों। ठीक है, तो शिक्षा की जो वर्धा योजना द्वारा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी दोस्तों? ये की गई थी दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इस पेपर में महात्मा गांधी से संबंधित दो क्वेश्चन एक साथ आए थे।
एक आया था इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, और एक आया था शिक्षा में वर्धा योजना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होंगे। तो दोस्तों ये अनावृत बीजी की जो पत्ती है उसमें 16 गुणसूत्र हैं, तो भ्रूण को पोष में कितने गुणसूत्र होंगे। तो भ्रूण पोष में दोस्तों टोटल 8 गुणसूत्र होंगे। कितना होंगे दोस्तों, 8 गुणसूत्र होंगे। अगर 16 गुणसूत्र इसे अनावृत बीजी की पत्ती में हैं तो भ्रूण पोष में टोटल दोस्तों 8 गुणसूत्र यहाँ पर होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है फीरोमोन्स उदाहरण है। जो फीरोमोन्स किसका उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन के, अंतः हार्मोन्स के, बाह्य हार्मोन्स के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो फीरोमोन्स है दोस्तों ये है बाह्य हार्मोन्स का उदाहरण। फीरोमोन्स क्या होता है दोस्तों, बाह्य हार्मोन्स। ठीक है, एक्सटर्नल हार्मोन्स का एग्जाम्पल है दोस्तों फीरोमोन्स। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और जो क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लग रहे हैं उनको आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है। तो तीन कठिया अनुबंध जो दोस्तों किस आंदोलन से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या नमक सत्याग्रह। तो तीन कठिया अनुबंध किससे संबंधित है दोस्तों, यह है चंपारण सत्याग्रह। किससे दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों इससे संबंधित है तीन कठिया अनुबंध। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। तो जब 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है दोस्तों, इसके जो थीम रखी गई थी वो क्या थी, वो थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भरता को ज़्यादा महत्व दिया गया है दोस्तों। तो इस आधार पर दोस्तों आत्मनिर्भर भारत में योगदान जो है ये 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य थीम रखी गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 है सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन हैं। तो 2020 में जो हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, किसे मिला था, तो ये मिला था 2020 में दोस्तों अनामिका को। लेकिन दोस्तों अभी आपको लेटेस्ट चीज़ें इसमें स्टडी करनी पड़ेंगी 2025 के लिए, 2024 के लिए। इन दोनों को आप ज़रूर अध्ययन कीजिएगा दोस्तों। इससे संबंधित जो अभी एकेडमिक जो प्राइज़ मिले हैं या जो गेम्स हुए हैं, जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं दोस्तों, ठीक है, पैरा ओलंपिक के भी हुए हैं, पेरिस में मेन ओलंपिक हुए हैं, उसके अलावा आपके जो नेशनल गेम्स हुए हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में 5-6 क्वेश्चन इसमें ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। इसलिए इनकी स्टडी भी ज़रूर कीजिएगा। हालांकि इसकी एक बेहतरीन क्लास हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जिसमें बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए स्टडी कर पाना। तो इसलिए हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें दोस्तों। आपको लगातार प्रवक्ता स्क्रीनिंग की और पीसीएस प्री की अच्छी खासी तैयारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो है आप इन क्वेश्चनों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो उसके आधार पर आपने करंट अफेयर तैयार करनी है दोस्तों। तो 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था दोस्तों, मिला था अनामिका को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं। तो ये उस समय पूछा गया था। उस समय जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे वो अनिल बैजल थे। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट में जो बने हैं उनको आपने देखना है दोस्तों। और साथ ही चूँकि दिल्ली में हाल ही में चुनाव हो रखे हैं और सभी कुछ परिवर्तन हो रखा है, तो उससे संबंधित जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को आपने उसमें नोटिस करना है, क्योंकि ये जो है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर रहना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सन 2020-21 के लिए फिक्की फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो FICCI जो फूड कॉरपोरेशन का होता है दोस्तों, इसका जो है नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था उस समय। तो उस समय उदय शंकर को किया गया था दोस्तों। और अब आपने करना है 2024-25 के लिए किसे फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ये तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का है, और हमें जो दोस्तों पेरिस ओलंपिक वगैरह वगैरह इनसे और 38वें जो है नेशनल गेम से संबंधित चीज़ें याद करनी हैं। तो यहाँ पर जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, वो जीता था किसने, वो जीता था सुमित अंतिल ने। किसने जीता था, सुमित अंतिल ने दोस्तों यहाँ पर
स्वर्ण पदक जीता था एथलेटिक्स में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ होगा, ये पूछा गया है। हालांकि ये आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में 2022 में कहाँ हुआ था। तो इस तरीके से आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो आयोजन हुआ था ये हुआ था कहाँ हुआ था, ये हुआ था पुणे में। कहाँ हुआ था, पुणे में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं। तो जो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में जो विजेता थे दोस्तों किस देश से थे, वो थे मलेशिया और इटली से। तो ये नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों जो दिए जाते हैं शांति के लिए और इसके लिए, तो ये जो है ये भी एक प्रश्नवाचक हैं दोस्तों, जो आपको खुद में जो है नोट्स बनाने हैं और इनकी डिटेल जो है आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। काफ़ी ब्रॉड स्टडी होती है दोस्तों, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, पूरी तैयारी करनी है और ऐसी चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है। उम्मीद है आपका पढ़ा हुआ ही एग्ज़ाम आएगा, तो इसलिए आप पूरा स्टडी करके जाएं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है। तो दोस्तों ये जो हैं इसकी जो विजेता रही थी वो रही थी अदिति माहेश्वरी। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों ये उस टाइम के हैं, आपने अभी लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़नी है। लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत तार का जनक किसे माना गया था। तो ये लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी जो है इनको जो है भारत के अंतर्गत जो है दोस्तों क्या माना गया था, लॉर्ड डलहौजी को क्या माना गया था, विद्युत तार का जनक इन्हें माना गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों ए ओ ह्यूम का वह जीवनी लेखन कौन सा था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो वो जिन्होंने ए ओ ह्यूम का जो है जीवनी लिखी थी और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का उनसे अध्यक्ष बना दिया गया था दोस्तों, वो कौन था दोस्तों, वो था विलियम वेडरबर्न। कौन था, विलियम वेडरबर्न। वेडरबर्न को दोस्तों जो है इन्होंने ए ओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी और बाद में इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है दोस्तों, वह है आपका राज्य विधान परिषद। तो राज्य विधान परिषद दोस्तों इसको जो है इसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसको पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो है राज्य विधान परिषद है, जिसे इस प्रकार से ना इसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 पर। न्यायालय निम्न में से किस रेट के द्वारा किसी व्यक्ति को पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। तो दोस्तों अब ये सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेट द्वारा जो है किसी व्यक्ति को पद धारण करने से रोका जा सकता है वो, लेकिन जिसके लिए वो अधिकारी नहीं है। तो ऑप्शन है परमदेश लेख, परमादेश लेख, उत्प्रेक्षण लेख या अधिकार परीक्षा लेख या निषेध लेख। तो दोस्तों जो अधिकार परीक्षा लेख होती है इसके द्वारा दोस्तों किसी व्यक्ति को उस पद से धारण करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। तो इसको क्या किया जाता है दोस्तों, इसके लिए एक रीट दायर की जाती है और जिसको अधिकार परीक्षा लेख कहा जाता है और इस रीट के द्वारा दोस्तों न्यायालय फिर इसको निर्णय देकर जो है व्यक्ति को पद धारण करने से रोक देता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है। तो इनमें से कौन सी संस्था नियामक संस्था है दोस्तों। ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद और जॉइंट स्टॉक कंपनी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो यही है सेबी। दोस्तों इसकी एक नियामक संस्था है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक नियामक संस्था है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है।
तो दोस्तों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन है आपके 243D और अनुच्छेद 362, इसके अलावा अनुच्छेद 365 या अनुच्छेद 368। तो दोस्तों जो सही आंसर है वह है अनुच्छेद 243ZD। ये दोस्तों जो है ये अनुच्छेद जो है जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 243D जो है ये दोस्तों जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों 124वां जो संवैधानिक संशोधन है दोस्तों वो किससे संबंध रखता है? तो दोस्तों ये जो है जो संविधान हुआ था ये हुआ था आपका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात इसमें कही गई थी। तो जो 124वां संवैधानिक संशोधन हुआ था दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों ये अधिनियम के अंतर्गत जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों ये था आपका 74वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था। इसमें 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित कर दिया था। तो जो 12वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित करने के लिए कौन सा संशोधन हुआ था दोस्तों? वो होता 74वां संवैधानिक संशोधन, 74th जो है यहाँ पर चेंजेस हुआ था दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है दोस्तों? वो करता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। किसको देता है? ये राष्ट्रपति को दिया जाता है दोस्तों। जो भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा अपना प्रतिवेदन दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो जीएसटी कंटिन्यू लागू होता है उस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो कौन नियुक्त होता है दोस्तों उसके लिए? वो होता है दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय जो सेंट्रल जो है वित्त मंत्री जो होते हैं दोस्तों केंद्रीय, वो दोस्तों जो है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भी होता है दोस्तों। जो भी व्यक्ति केंद्रीय वित्त मंत्री बनेगा वही जो है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भी होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च स्थान मिला था? तो दोस्तों ये मिला था उसमें केरल को। और ये लक्ष्य सूचकांक जो सतत विकास का जो सूचकांक है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग केरल सबसे टॉप में अधिकांश टाइम रहता है। तो अभी आप लेटेस्ट इसके जो सूचकांक हैं दोस्तों उसको ज़रूर स्टडी कर लेंगे। ठीक है, सूचकांक पर आधारित जो है दोस्तों क्वेश्चन भी एग्जाम में एक ज़रूर मिलेगा आपको। तो इसको आप ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा दोस्तों 2024 के पूरा डिटेल। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में कहाँ शुरू किया गया था? तो दोस्तों जो दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर था वो है लद्दाख में। कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में दोस्तों ये है। इसको अगस्त 2021 में जो है स्टार्ट किया गया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 यानी कि एचडीआर 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक के क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उस समय 131 रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो है 119 ही हुआ था। अभी लेटेस्ट आप देख लीजिएगा दोस्तों कितना हो गया है मानव विकास सूचकांक। इसको आप जरूर नोट करेंगे एग्जाम से पहले। ये चीज़ें ज़रूर आपने स्टडी करनी है। आप कहीं पर अपना नोट्स बना लीजिएगा कि किन टॉपिक्स को आपने और स्टडी करनी है। और करंट अफेयर में इन चीज़ों को जो है मेन चीज़ें आप ज़रूर स्टडी करके जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में 91 में। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पाद लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों जो फसल वर्ष 2020-21 है इसमें भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या रखा गया है? तो दोस्तों ये था आपका 2020-21 का सर्वे है। तो 301 मिलियन टन इसमें रखा गया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषताएं हैं? तो जो खुले बाजार की नीति है दोस्तों वो किस नीति की विशेषता है? राजस्व नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति या श्रम नीति? तो दोस्तों जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं दोस्तों ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती हैं।
किस नीति के अंतर्गत आएंगी दोस्तों? खुले बाजार की क्रियाएं, ये मौद्रिक मौद्रिक नीति की जो है विशेषता होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 2007-8 में। ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या थी? तो दोस्तों जो 2011-12 के जनगणना के अनुसार जो उस समय हुआ था, तो उसमें तेंदुलकर प्रवृत्ति के आधार पर भारत में जो गरीबी की दर थी दोस्तों वो 21.92%। ठीक है, 21.92% जो है दोस्तों यहाँ पर गरीबी की दर दर्ज की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से सर्वोच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो इसमें जो सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है दोस्तों कौन सा है दोस्तों? वो है आपका एंथ्रासाइट। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है दोस्तों, ये जो है आपका बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है एंथ्रासाइट होता है दोस्तों। अगर इसमें अगर एंथ्रासाइट ना हो दोस्तों ऑप्शन में, तो फिर बिटुमिन्स को आप रख सकते हैं, बट यहाँ पर दोस्तों एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की फसल अगर उत्पादन करना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों फिर एक क्वेश्चन में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है दोस्तों, वह है 74.04% है। ठीक है, भारत के जो लिटरेसी जो रेट है वो है 74.04%। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है, तो केंद्रीय क्षेप किसको पृथक करता है दोस्तों? ये करता है दोस्तों वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय क्षेत्र को पृथक करने का कार्य करता है मुख्य केंद्रीय क्षेप। ठीक है दोस्तों, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को ये अलग करने का कार्य करता है मुख्य केंद्रीय क्षेप। ठीक है दोस्तों, ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक है दोस्तों? वह है भारत का निर्वाचन आयोग। ये एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। बाकी इसके अलावा दोस्तों आपके जो हैं ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग या केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, ये अलग अलग प्रकार के आयोग हैं, लेकिन भारत का जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, ये संविधान के नियमों के आधार पर चलता है पूरी तरीके से, तो इसलिए ये एक संवैधानिक आयोग होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों सहकारिता आयोग का जो मुख्य कार्य हो क्या है? तो ऑप्शन है संघ सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण करना, सरकारी व्यय की कार्य दक्षता का मूल्यांकन करना, केंद्र राज्य संबंधों का पुनरीक्षण करना या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार करना। तो दोस्तों जो सहकारिता आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना। ठीक है, तो ये कार्य है सहकारिता आयोग का मुख्य कार्य है ये, जो केंद्र और राज्य के संबंधों का पुनरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों आप इसी प्रकार से जो इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चनों को अपना प्रिपेयर करें, उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा स्टडी करें, क्योंकि बार बार ऐसे ही सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बट जो लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको आप ज़्यादा महत्व दें। और साथ ही इस पेपर से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपको डाउट्स हैं उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगामी क्वेश्चन पेपर में इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की क्लासेस के लिए लगातार हमारे चैनल से बने रहें, और साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के जिला सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है दोस्तों, प्रत्येक ज़िले की, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक क्लास में एक ज़िले को कंप्लीट करेंगे, और शॉर्ट क्लास रहेगी दोस्तों, जिसमें जो मैनुअली जो मेन क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम प्रिपेयर कराएंगे, और साथ ही दोस्तों मेन चीज़ों को ही स्टडी किया जाएगा। और साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व देख सकते हैं।
इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपको आगामी पेपर्स के लिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।